एंड मैं सुनील मंत्री सर। तो अपने जो चैप्टर चल रहा था वो केमिस्ट्री का विलियन चैप्टर चल रहा था और उसी में अपन ने कुछ 11th के बेसिक थे वो क्लियर कर रहे थे और वो चैप्टर से रिलेटेड थे। और ये सारा जो है अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि वो सारा 11th में आपने एक बार पढ़ा हुआ था। तो अब जो चैप्टर स्टार्ट होगा विलियन में उसमें काफी सारी चीजें नहीं आएगी। तो ये अपन टॉपिक जो है आज स्टार्ट करते हैं। तो विलियन के अंदर सांद्रता के बाद में एक नया टॉपिक आ जाता है विलेयता। ये विलेयता वर्ड का मतलब क्या होता है? हालांकि विलेयता और सांद्रता में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन विलेयता वर्ड किसके लिए यूज करते हैं ये अपन समझाते हैं। जैसे अपन क्या लेते हैं, एक गिलास पानी लेते हैं, ये मान लो इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, एक गिलास पानी जल। अब इसमें मैंने मान लो 2-3 चम्मच शक्कर डाल दी। शक्कर का मतलब क्या हो गया, 10 ग्राम शक्कर डाल दी। ये आसानी से इसमें क्या हो गई, घुल गई। अब इसमें और मैं ज्यादा चम्मच शक्कर डालता हूँ वो उसमें नहीं घुलेगी। इसका मतलब कुछ मात्रा शक्कर की जो मात्रा है वो एक निश्चित मात्रा इस जल में क्या हो सकती है, विलय हो सकती है। तो अपन इसकी परिभाषा ये बना सकते हैं, विलय की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को उस विलयन की विलेयता कहते हैं। इसका मतलब अपन ने जो 10 ग्राम शक्कर डाली है, अब इतनी शक्कर तो इसमें घुल गई, लेकिन इससे ज्यादा अगर शक्कर डालेंगे वो उसमें नहीं घुलेगी। तो इसकी जो विलेयता है वो निश्चित है, लेकिन ये किसके लिए है, सिर्फ शक्कर के लिए। यही चीज अगर नमक डाल दें अपन, इसमें क्या डाल दिया मैंने, नमक। अब नमक मान लो कितना ग्राम घुल गया, 20 ग्राम। यही है, जल तो कितना लिया था, 100 ग्राम, और 100 ग्राम में 10 ग्राम तो शक्कर घुल सकती है, लेकिन नमक कितना घुल गया, 20 ग्राम। तो इसकी विलेयता, नमक की विलेयता कितनी हो गई, 20 ग्राम, लेकिन शक्कर की विलेयता कितनी है, 10 ग्राम। और विलायक की मात्रा अपन ने क्या कर रखी है, निश्चित कर रखी है। तो अपन ये कह सकते हैं विलायक की निश्चित मात्रा में जो उपस्थित विलय जो है वो अधिकतम मात्रा जो घुल सकती है उसी को अपन क्या बोल सकते हैं, विलेयता। लेकिन विलेयता जो है अलग अलग जो विलय है उसके लिए अलग अलग आएगी। जैसे नमक के लिए कितनी आएगी, 20 ग्राम, लेकिन शक्कर के लिए कितनी आएगी, 10 ग्राम। अब इन दोनों से जो मिलेगा जो विलियन, मान लो ये विलियन बन गया, क्या डाल दिया इसके अंदर, शक्कर डाल दी। 10 ग्राम शक्कर डालने के बाद में ये विलियन बन गया। लेकिन ये जो विलियन बना है ये कौन सा विलियन बना है, संतृप्त विलियन। इस विलियन को अपन क्या बोल सकते हैं, संतृप्त विलियन। तो अब इसमें और ज्यादा अपन शक्कर या नमक नहीं डाल सकते, तो इस विलियन को संतृप्त विलियन कहते हैं, जिसमें एक निश्चित विलय की मात्रा उपस्थित होती है। लेकिन असंतृप्त या अति संतृप्त कब होगा? अब मैंने ये बताया कि भाई 10 ग्राम घुल सकती है शक्कर, लेकिन आपने 10 ग्राम और एक्स्ट्रा डाल दी, 10 ग्राम और शक्कर को एक्स्ट्रा डाल दिया, लेकिन वो घुलेगी नहीं। अब नहीं घुलेगी तो अब जो है अपन कहते हैं ये जो विलियन बनेगा 10 + 10 टोटल कितना ग्राम हो गया, 20 ग्राम। अब इससे जो विलियन बना है वो कौन सा है, अति संतृप्त। तो अति संतृप्त विलियन किसे कहते हैं, जिसमें विलय की मात्रा एक निश्चित विलायक में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, वो अति संतृप्त है। अब अति संतृप्त विलियन में कुछ मात्रा विलय की उपस्थित रहेगी, आपको दिखेगा ये घुला हुआ नहीं है। लेकिन अब अपन असंतृप्त विलियन किसे कहते हैं, मान लो जो शक्कर की अधिकतम मात्रा अपन ने कितनी ग्राम डाल रखी है, इसमें 10 ग्राम, लेकिन आपने इसमें सिर्फ कितना ग्राम डाला है, 5 ग्राम शक्कर डाला है। 10 की जगह कितना डाला है, 5 ग्राम ही डाला है। और 5 ग्राम डालने के बाद में जो विलियन मिलेगा अपन को, उसको अपन क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलियन। असंतृप्त विलियन। तो विलियन को विलेयता के आधार पर 3 भागों में बांट दिया, संतृप्त विलियन, अति संतृप्त विलियन और असंतृप्त विलियन। तो ये विलेयता है, और विलेयता की परिभाषा मैंने आपको बता दी। और विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और विलेयता भी कितने प्रकार की है अपने कोर्स में, 2 प्रकार की। एक तो कौन सी है, ठोस की द्रव में विलेयता, और दूसरी है गैस की द्रव में विलेयता। द्रव की द्रव में विलेयता को इसमें अपन नहीं पढ़ेंगे, ठोस की द्रव में विलेयता और गैस की द्रव में विलेयता। और द्रव का जो आएगा आगे अपन एक नया टॉपिक करेंगे, उसमें राउल्ट के नियम में ये समझाएंगे चीज। तो सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन, कौन सी,
ठोस की द्रव में विलेयता। तो अब ये ठोस जो है अपन ने अभी एग्जाम्पल देके बताया कि भाई शक्कर जो है वो कितनी घुल सकती है, किसमें, जल में घुल सकता है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, ठोस की द्रव में विलेयता। तो इसका मतलब शक्कर कितना ग्राम घोला मैंने, 10 ग्राम शक्कर जो है या विलय जो है वो कितने ग्राम में, एक निश्चित मात्रा विलयक 100 ग्राम में जल में अपन ने इसको विलय किया, और ये जो विलयन बना ये कौन सा है, संतृप्त विलयन। अब इसकी विलयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। अब कारक में अपन 3 कारक लिख सकते हैं। एक तो कौन सी, विलय व विलायक की प्रकृति पर। सबसे पहले ये कारक अपन पढ़ लेते हैं, हालांकि तीनों कारक देख लेते हैं। दूसरा है ताप का प्रभाव, और तीसरा है दाब का प्रभाव। तो ये 3 कारक जो है ठोसों की द्रव में विलेयता को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। और जिसमें से भी सबसे पहला कारक कौन सा है, विलय व विलायक की प्रकृति। तो इसमें एक सिंपल याद रखने का एक तरीका है कि अपन ने देखा हुआ भी है कि भाई इसमें विलय और विलायक दोनों अलग, विलय का मतलब और विलायक का मतलब मैंने बता दिया। जैसे शक्कर जो है वो कौन सा है, विलय, और जल क्या है, विलायक है। तो अब विलय और विलायक की प्रकृति का मतलब क्या हो गया, एक वर्ड याद रखना है, समान समान को घोलता है। अब ये समान समान क्या है, ये बाजार वाला समान नहीं है, दूसरा समान है, समान समान को घोलता है। ये वर्ड याद रखने का एक तरीका बताता हूँ कि भाई कैसे मालूम चलेगा ये समान समान को घोलता है। समान प्रकृति वाला, जैसे कोई दो मान लो ए और बी दोनों आपस में दोस्त है, लेकिन अगर इन दोनों की प्रकृति समान है तो ये दोनों आपस में क्या मिलजुल कर रहेंगे। लेकिन दोनों की प्रकृति अगर अलग अलग होगी तो साथ में रहेंगे ही नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि समान समान को घोलता है। इसका मतलब आपने अगर ध्रुवीय विलायक लिया है, कौन सा, ध्रुवीय विलायक है और ध्रुवीय विलय है, ध्रुवीय विलय और ध्रुवीय विलायक है। अगर ये दोनों मिक्स करेंगे तो इससे जो मिलेगा विलयन वो कौन सा, समांगी। लेकिन आपने अगर ध्रुवीय विलय ले लिया और अध्रुवीय विलायक ले लिया तो वो उसमें नहीं घुलेगा। तो चीज क्या याद रखनी है, समान समान को घोलता है। इसका मतलब ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलायकों में ही विलय होता है। और ध्रुवीय विलय के एग्जाम्पल अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे NaCl नमक है या KCl। तो ये जो है ये किस में घुल सकते हैं आसानी से, जल में। इनकी प्रकृति भी ध्रुवीय और जल की प्रकृति भी क्या है, ध्रुवीय, और ये दोनों आपस में घुल जाते हैं। लेकिन जैसे आप कहते हैं नमक NaCl जो है उसको आप तेल में घोल के देखो, ये नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा, क्योंकि तेल है या बेंजीन है, ये जो है इनकी प्रकृति क्या होती है, अध्रुवीय। तो NaCl जो है अध्रुवीय विलायकों में नहीं घुलेगा, लेकिन NaCl जल जो है वो ध्रुवीय विलायक है, उसमें आसानी से घुल जाता है। तो अपन को एक वर्ड याद रखना है, समान समान को घोलता है। अगर ध्रुवीय विलायक है और ध्रुवीय विलय है, दोनों है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। लेकिन अध्रुवीय ध्रुवीय में नहीं घुलेगा। इसका एक और एग्जाम्पल है नेफ्थलीन या कपूर। अपन देखते ही हैं, और कपूर को जल में डाल दो, ये घुलेगा क्या, ये नहीं घुलेगा। तो कपूर को अगर तेल में या घी में डाल देते हैं अपन तो वो धीरे धीरे घुल जाएगा। लेकिन कपूर को अगर जल में डालेंगे तो नहीं घुलेगा, क्योंकि कपूर या नेफ्थलीन जो है वो अध्रुवीय विलय है और जल जो है वो कौन सा है, ध्रुवीय विलायक है। तो ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगे। अब जो आएगा सेकंड टॉपिक आएगा अपन का, ताप का प्रभाव। सेकंड, ठोसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले ये कारक पढ़ रहे हैं अपन। क्या चीज पढ़ रहे हैं, कारक। और सेकंड टॉपिक का नाम क्या है, ताप का प्रभाव। अब ताप कैसे प्रभावित करता है अपन को मालूम भी है। जैसे आपने एक गिलास पानी लिया और इसमें आपने क्या डाल दिया, NaCl नमक डाल दिया, और ये थोड़ी टाइम बाद में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। दूसरी गिलास में उतना ही पानी मैंने लिया, लेकिन इसमें गर्म पानी है और इसमें भी मैंने क्या डाल दिया, NaCl। अब इसमें ये जल्दी घुल जाएगा।
तो कहने का मतलब है आप ताप बढ़ाओगे या घटाओगे उसमें ठोसों की विलेयता प्रभावित होगी। तो कुछ जो है अपन को ये चीज ध्यान रखनी है, जो विलयन बनते हैं उसमें दो प्रकार की अभिक्रियाएं हो सकती है। एक तो कौन सी हो सकती है, ऊष्माक्षेपी, और दूसरी कौन सी हो सकती है, ऊष्माशोषी। तो ये ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी दो अभिक्रियाएं होती है। ऊष्माशोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है। जैसे अपन ने कोई ग्लास में ये ले लिया, जैसे नमक को पानी में डाला तो वो ग्लास क्या हो जाएगी, थोड़ी ठंडी हो जाएगी। इसका मतलब वो अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्माशोषी। अब मान लो आपने कोई एक चीज डाली और वो पानी धीरे धीरे गर्म हो गया, तो वो अभिक्रिया कौन सी होती है, ऊष्माक्षेपी। तो उसमें उल्टा बढ़ गया, जिसमें ऊष्माशोषी होती है उसमें अगर आप ताप बढ़ाओगे, ताप बढ़ाया मैंने, तो विलेयता भी क्या हो जाएगी, विलेयता भी बढ़ जाएगी। ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी, लेकिन कौन सी अभिक्रियाओं के लिए, ऊष्माशोषी के लिए, क्योंकि ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, ऊष्मा कम हो रही है। तो लास अटेली ने बोला था कि अपन को जो भी ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है उसमें ऊष्मा क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो इसके हिसाब से अगर ताप बढ़ाएंगे तो क्या चीज बढ़ जाएगी, साथ में विलेयता बढ़ जाएगी। लेकिन ऊष्माक्षेपी में ऑलरेडी ऊष्मा क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, और उसमें अगर आप ताप बढ़ाओगे, ताप को बढ़ाया, लेकिन विलेयता जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अपन को ये वर्ड याद रखना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। नमक को जब जल में घोलते हैं तो वो कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी। NaCl प्लस जल H2, ये ऊष्माशोषी है। लेकिन यही जो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल, अगर अपन कैल्शियम ऑक्साइड चूना लेते हैं और चूने को एक पानी में बाल्टी में डाल देते हैं, तो बाल्टी का पानी थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, ये अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में जो अपन पानी काम में लेंगे, जल काम में लेंगे, वो ठंडा पानी काम में लेते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम ऑक्साइड उसमें क्या हो जाए, घुल जाए। तो ऊष्माक्षेपी के लिए ताप अगर कम करेंगे तो विलेयता बढ़ेगी, लेकिन ऊष्माशोषी के लिए ताप अगर बढ़ेंगे तो विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये सेकंड टॉपिक था अपना, ताप का प्रभाव। और थर्ड टॉपिक आएगा इसमें, ठोसों की द्रव्य विलेयता में। थर्ड टॉपिक का नाम है दाब का प्रभाव। तो ये चीज थर्ड टॉपिक में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव। अब इसमें ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अपन को मालूम है चाहे ठोस हो चाहे द्रव हो, वो दाब से ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे मान लो मैंने एक कोई ठोस चीज ले ली, ये ठोस है, अब इस पे आप हाथ से दाब लगाओ, ये क्या और पास में आएंगे या ऐसे ही रहेंगे, तो कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। तो दाब का इन पे कोई ज्यादा इफेक्ट या ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। किनकी विलेयता में, ठोसों की द्रव्य विलेयता पर दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। तो अपन ने 3 टॉपिक पढ़े इसमें, विलय व विलायक जो है, ठोसों की द्रव्य विलेयता पे प्रभावित करने वाले कारक में पहला कौन सा था, विलय व विलायक की प्रकृति। और ध्रुवीय है तो ध्रुवीय में घुलेगा, और अध्रुवीय है तो अध्रुवीय में। दूसरा जो है ताप का प्रभाव, और ताप का प्रभाव में 2 अभिक्रियाएं बताई, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, दोनों पे प्रभावित होती है। तीसरा दाब का प्रभाव, और दाब पे इस पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये तीनों प्रभाव अपन ने पढ़ लिए। इसके बाद में जो अपना नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ठोस के बाद में किसकी, गैस की द्रव्य विलेयता। सेकंड विलेयता का टॉपिक है गैस की द्रव में विलेयता। देखो ये भी टॉपिक जो है अपन को ये पहले चीज मालूम होनी चाहिए कि गैस द्रव में विलय है या नहीं है। इसका सीधा एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, नदी, तालाब या समुद्र है, सी वाटर है, समुद्र में है, मछलियां जीवित रहती है। ये अपन को मालूम है, मछलियों को क्या चीज चाहिए, ऑक्सीजन गैस। तो इससे अपने पास एक रिलेशन आ जाता है कि भाई ऑक्सीजन गैस के कारण मछली जीवित रह सकती है। इसका मतलब समुद्र के पानी के अंदर भी क्या चीज घुली हुई है, गैस घुली हुई है। और गैस जो घुली हुई है, इसका मतलब गैस किस में आसानी से विलय हो सकती है, द्रव में। लेकिन इसको भी क्या करेंगे, प्रभावित करने वाले कारक अलग अलग होंगे। गैस की जो द्रव में विलेयता होती है वो हर एक गैस के लिए अलग अलग होती है। जैसे अपन कहते हैं फर्स्ट जो कारक आएगा
विलय व विलायक की प्रकृति, इसमें भी यही टॉपिक है, विलय व विलायक की प्रकृति। अब ये कैसे निर्भर करेगा इस पे? विलय तो अपने पास में क्या है, गैस है, और विलायक क्या है, अपने पास में द्रव है। तो गैस की द्रव में विलयता और वो किस पे निर्भर कर रही है, प्रकृति पे। अब ये इसका एग्जाम्पल देके बताते हैं। देखो गैसों की भी प्रकृति दो तरह से होती है, एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय। जैसे मेरे पास HCl है, अमोनिया है या SO2 है, ये प्रकृति जो है इनकी कौन सी है, ध्रुवीय। लेकिन मेरे पास दूसरी गैस है O2, N2, H2, Cl2, ये जो है वो कौन सी है, अध्रुवीय। तो दोनों प्रकृति की गैस है और दोनों किस में घोलना चाहता हूं मैं, जल में। इनमें से कौन सी ज्यादा विलय होगी और कौन सी कम विलय होगी? तो अपन कहते हैं ये HCl, NH3 और SO2 गैसें जो है वो जल में आसानी से विलय हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये ध्रुवीय प्रकृति की, और जल भी कौन सा है, ध्रुवीय प्रकृति का। तो ध्रुवीय किस में घुल सकता है आसानी से, ध्रुवीय में। लेकिन O2, N2, H2 और Cl2 इनकी जल में विलयता क्या होगी, कम होगी, या और थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसका रीजन यही है क्योंकि ये जो गैस है अपने पास, ये सारी कौन सी प्रकृति की है, अध्रुवीय। और अध्रुवीय जो है ध्रुवीय विलायक में आसानी से विलय नहीं होता है। हालांकि घुलती तो है लेकिन कम घुलेगी। तो ये दोनों की प्रकृति पे निर्भर करता है, विलय कौन सा है और विलायक की प्रकृति कैसी है, उसके आधार पर अपन कहेंगे इन दोनों की प्रकृति पे गैस की द्रव में विलयता प्रभावित करती है। अब सेकंड टॉपिक जो आएगा अपना गैसों की द्रव में विलयता का, सेकंड टॉपिक है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव ये जो अपन प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। एक बर्तन में आप क्या ले लेते हैं, पानी। ये मैंने पानी ले लिया। अब पानी लेने के बाद में इसको गैस पे रख देते हैं अपन, और गैस पे रखने के बाद में अपन देखते हैं इसमें से बुलबुले क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो सीधी सी बात अपन को मालूम चल जाएगी कि भाई ताप बढ़ाने के साथ में गैस की द्रव में विलयता कम होगी या ज्यादा। तो अपन कहते हैं ताप अगर बढ़ाया तो विलयता जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ताप बढ़ाने के साथ गैसों की द्रव में विलयता कम होती है। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि अपन को मालूम है जब अपन गैस जल को गर्म करेंगे तो गैसों की गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। हालांकि जल के अणुओं की भी बढ़ेगी, लेकिन गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी। और गतिज ऊर्जा अगर ज्यादा होगी तो ये द्रव की सतह से या द्रव में से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो धीरे धीरे इसमें से गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो कभी कभी एक क्वेश्चन आ भी जाता है कि जो मछली है, मछली गर्म जल में आसानी से रह सकती है या ठंडे जल में। एक गर्म जल है अपने पास और एक क्या है, ठंडा जल है। तो मछली गर्म जल में तो मर जाएगी, लेकिन ठंडे जल में ये आसानी से रह सकती है, गर्म जल में ये आसानी से नहीं रह सकती है। तो क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर पे, मछलियां जो है वो कौन से जल में आसानी से रह सकती है या गर्म जल में क्यों नहीं रह सकती। तो इसका रीजन अपन को यही रखना है, गर्म जल में गैस की विलयता क्या होती है, कम। तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी वो तो मछली क्या हो जाएगी, मर जाएगी। लेकिन ठंडे जल में जो ऑक्सीजन की विलयता क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए मछलियां आसानी से ठंडे जल में रह सकती है। तो ये सेकंड जो टॉपिक है। और यूं भी अपन एक कोल्ड ड्रिंक पे भी एग्जांपल दे सकते हैं। अगर कोल्ड ड्रिंक को आप गर्म करो या हिलाओ उसको और फिर उसका ढक्कन खोलते अपन, तो कोल्ड ड्रिंक की सारी गैस क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। इसका मतलब आपने उसको गर्म किया या उसका ताप बढ़ाया तो उसमें से गैसों की विलयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कोल्ड ड्रिंक से भी अपन समझा सकते हैं। तीसरा जो टॉपिक आएगा, दाब का प्रभाव। ये टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है, दाब का प्रभाव। हालांकि गैस का जो विलयता है उसमें दाब का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और इसी में एक टॉपिक जो आएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा अपना हेनरी का नियम। वो हेनरी का नियम काफी बार क्वेश्चन आता है बोर्ड में ये चीज, तो अपन इसको एग्जाम्पल देके समझाते हैं। ये मान लो मैंने एक बर्तन में जल ले लिया, और जल लेने के बाद में यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, गैस है, और इसके ऊपर एक पिस्टन लगा रखा है, और इसको मैं अब दबा रहा हूँ, गैस को कंप्रेस कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं दबाऊंगा
ये गैस के अणु हैं। ये क्या चीज है अपने पास? गैस है। और ये क्या है? जल है। तो जैसे जैसे मैं दाब दूंगा, इसको दाब बढ़ाऊंगा, ये प्रेशर बढ़ाया मैंने, तो धीरे धीरे गैस की विलेयता बढ़ेगी या घटेगी? तो अपन कहते हैं गैस की विलेयता बढ़ेगी। तो एक निश्चित ताप पर जो अपन अगर दाब बढ़ाते हैं तो उसके साथ गैस की विलेयता भी क्या होती है? बढ़ती है। तो अपन को एक फैक्टर इसमें और चीज ध्यान रखना है, ताप जो होना चाहिए, टेम्परेचर जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है और फिर आप कह रहे हो कि भाई अपन गर्म भी कर रहे हैं और प्रेशर भी लगा रहे हैं, तब भी वो उसमें विलय नहीं होगी। तो क्या चीज याद रखना है इसके लिए? एक टेम्परेचर। अब इसका अपन एक एग्जांपल देके समझाते हैं कि भाई यह फॉर्मूला से समझाते हैं। इसमें m प्रोपोर्शनल टू p, ये जो नियम दिया था ये किसने दिया था? हेनरी ने। तो अपन इसको क्या बोलते हैं? हेनरी का नियम। और हेनरी का नियम आपको याद रखना है। क्या याद रखना है इसमें? जो गैसों की द्रव में विलेयता एक निश्चित ताप पर, m का मतलब क्या हो गया? ये विलेयता या गैस की मात्रा होगी। तो एक निश्चित ताप पर गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के, उस गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो m प्रोपोर्शनल टू, ये क्या होगी? किसकी मात्रा है? गैस की मात्रा। और p क्या है यहाँ पर? दाब। जितना अपन दाब लगाएंगे उस गैस की द्रव में विलेयता उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। तो गैस की मात्रा या गैस की विलेयता किस पे निर्भर करती है? उस गैस द्वारा लगाए गए दाब पे। और m प्रोपोर्शनल टू p, और m इजिकल टू क्या हो जाएगा? kp। ये जो नियम है ये किसने दिया था? हेनरी ने। तो हेनरी ने एक तो इसके आधार पर दिया था, गैस की विलेयता के आधार पर, और एक जो दिया था इसने मोल अंश के आधार पर। तो उसने भी यही बोला था, पार्शियल प्रेशर या गैस का आंशिक दाब जो है उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। हालांकि देखो इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग तरह की गैसें हैं, लेकिन ज्यादा पानी के अंदर कौन घुलेगी वो किस पर निर्भर करता है? जैसे इसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और CO2 भी है। और मैंने कहा कि भाई ऑक्सीजन गैस के मोल 2 है, इसके 1 है और इसका 0.5 है। तो ज्यादा कौन सी गैस विलय हो सकती है इसके अंदर? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये नियम समझाएंगे, एक निश्चित ताप पर गैसों विलय गैस का मोल अंश जो है उस पर लगाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होता है। तो इसमें P प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? X, और P इजिकल टू क्या हो जाएगा? KH X। और X किसका है? एक पर्टिकुलर गैस। पर्टिकुलर का मतलब है या तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या CO2। तो P इजिकल टू क्या हो जाएगा? KHX। और P क्या है यहाँ पर? किसी गैस का आंशिक दाब, आंशिक दाब। और KH क्या है? हेनरी नियतांक, नियतांक। और X ऑफ गैस क्या है? उस पर्टिकुलर गैस का मोल अंश। तो ये नियम हो गया लास्ट। ये फिर भी आपको बता देते हैं वापस, याद क्या रखना है? एक निश्चित ताप पर किसी भी गैस का मोल अंश उस गैस द्वारा लगाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होता है। इसे कौन सा नियम कहते हैं अपन? हेनरी का नियम। अब हेनरी के नियम में 2-3 वर्ड और याद रखना है, ये टॉपिक अपने क्लियर हो जाएगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दाब का प्रभाव जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में काफी बार इस पे क्वेश्चन दे रखा है। हेनरी का नियम समझाइए या उसकी सीमाएं समझाइए, तो अपन को ये नियम ध्यान रखना है। अब जो है हेनरी के नियम के ऊपर ये टॉपिक बनता है अपना, हेनरी के नियम की सीमाएं। तो हेनरी के नियम की सीमाएं, और कौन से नियम की? हेनरी नियम। तो इन सीमाओं में फर्स्ट पॉइंट अपन को ये ध्यान रखना है कि एक तो दाब अत्यधिक उच्च नहीं होना चाहिए, दाब अत्यधिक उच्च नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा दाब उच्च हो गया, ऑलरेडी गैस घुली हुई है और फिर कह रहा हूं मैं तो दाब लगाता ही जा रहा हूं, लेकिन घुल क्यों नहीं रही है? क्योंकि उसकी भी एक लिमिट होती है। द्रव जो है वो एक निश्चित मात्रा में गैस को क्या कर सकता है? विलय कर सकता है। अब उसकी मात्रा निश्चित है, अब सफिशिएंट हो गया, इससे ज्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है
कि आप उस गैस को इतना ज्यादा दबा भी दोगे तो भी उसमें गैस नहीं घुलेगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, दाब बहुत अधिक उच्च नहीं होना चाहिए। सेकंड है ताप अत्यधिक निम्न नहीं होना चाहिए, अत्यधिक निम्न नहीं होना चाहिए। तो देखो ताप को आपने कम कर दिया तो अपन कहते हैं बहुत ज्यादा अगर ताप कम कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस लेके आ गए इसको तो पानी फ्रीज हो जाएगा, पानी बर्फ में बन जाएगा। अब वो द्रव पे अपन रूल लगा रहे हैं लेकिन द्रव तो रहा ही नहीं, ठोस बन गया। अब बताओ ये नियम अप्लीकेबल होगा क्या? तो ताप क्या नहीं होना चाहिए, अत्यधिक निम्न नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो है विलेय व विलायक, गैस आपस में क्रिया नहीं करनी चाहिए, जो विलय गैस है और विलायक जो द्रव है उन दोनों की आपस में कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो रिएक्शन हो गई, जैसे अपन ने कहा अमोनिया मैंने गैस ली, अमोनिया गैस में होती है और द्रव में भी आ सकती है, लेकिन अमोनिया को किस में डाला अपन ने? जल में। और जल का सूत्र क्या होता है? H2O। जब अपन दोनों को दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे तो दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अपन तो नियम लगा रहे हैं गैस की द्रव में विलयता की, लेकिन यहाँ कुछ और नई चीज ही बन रहा है। तो 3 जो फैक्टर्स है इसको आपको ध्यान में रखना है। दाब अत्यधिक उच्च नहीं होना चाहिए, दाब अगर उच्च होगा तो वो हेनरी का नियम उस पर लागू नहीं होगा। ताप अत्यधिक कम नहीं होना चाहिए, निम्न नहीं होना चाहिए। और तीसरा कौन सा है? विलय व विलायक जो है आपस में कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए। तो ये हेनरी का नियम, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये अपना कंप्लीट हुआ।